नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नैतिक शिक्षा आदर्श जीवन प्रथमा कक्षा 6, 7 व 8 अध्याय 20। अध्याय का नाम है गणितज्ञ भास्कराचार्य। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 19 मनुष्य के आंतरिक शत्रु पाठ के प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। भास्कराचार्य का जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था, किंतु उनके जन्म स्थान के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। भास्कर ने अपना गोत्र शांडिल्य और मूल स्थान विज्जड़विड़ बताया है। उन्होंने लिखा है, आसीत सय्य कुलाचलाश्रितपुरे त्रैविध विद्वज्जने नाना सज्जना धामिन विज विजड़े विड़े शांडिल्य गोत्रो द्विजय। उपर्युक्त कथन के आधार पर कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान सहाद्री पर्वत की घाटियों में से विज्जड़ित ग्राम माना है। एक संभावना यह भी है कि गोदावरी के निकट विज्जड़ित भास्कर का निवास स्थान है। भास्कराचार्य के समय भारत बड़ी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था। मुगलों के आक्रमण और धर्मांधता के बढ़ते प्रभाव के कारण राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का ह्रास हो रहा था। समाज और संस्कृति पर दलित हो रही थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में भास्कराचार्य ने नवीन शोध किए तथा महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। ईश्वर के पिता महेश्वर ने ही उन्हें गणित की शिक्षा दी, जो स्वयं एक गणितज्ञ थे। उनके पुत्र लक्ष्मीधर और पौत्र गंगदेवा भी खगोलविद एवं गणितज्ञ थे। भास्कराचार्य ने सूर्य सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि, कर्ण कौतूहल तथा रसगुण ग्रंथों की रचना की। सिद्धांत शिरोमणि 4 भागों में विभाजित है: लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित अध्याय, गोलाध्याय। इस ग्रंथ का लीलावती खंड और सूर्य सिद्धांत बहुत विख्यात है। यूरोपियन विद्वानों ने भी इनकी बहुत प्रशंसा की है। सन 1587 में मुगल सम्राट अकबर ने फैजी द्वारा लीलावती का अनुवाद फारसी भाषा में तथा सन 1810 में H.T. कोलब्रुक ने इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था। इसमें 278 पद्य हैं। भास्कराचार्य की पुत्री का नाम लीलावती था, अतः उन्होंने अपना ग्रंथ लीलावती को समर्पित किया। इस पुस्तक के नामकरण के विषय में एक रोचक प्रसंग मिलता है। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यदि लीलावती का विवाह एक विशेष दिन और मुहूर्त में नहीं हुआ तो वह विधवा हो जाएगी। भास्कराचार्य ने ज्योतिष गणना के आधार पर वह विशेष दिन और मुहूर्त खोज निकाला। सही समय पता लगाने के लिए उन्होंने एक नाड़िका यंत्र, एक प्रकार की जल घड़ी जिसका प्रयोग प्राचीन ज्योतिष काल गणना के लिए करते थे, स्थापित किया तथा लीलावती को उसके पास जाने के लिए मना किया। लेकिन लीलावती कौतूहलवश उस घड़ी को देख रही थी तो उसकी नाक की लौंग का मोती उस जल पात्र में गिर पड़ा। मोती जल घड़ी के छिद्र में फंस गया और उससे पानी कम हो गया। परिणाम, विवाह के मुहूर्त की गणना गलत हो गई। विवाह के 1 सप्ताह पश्चात ही लीलावती के पति की चट्टान से गिरकर मृत्यु हो गई। भास्कराचार्य ने इस दुर्घटना के लिए अपने आप को दोषी माना। उन्होंने अपने पुत्री को सांत्वना देते हुए कहा, मैं तुम्हारे नाम से एक ऐसा ग्रंथ रचूंगा जो अमर कीर्ति बन जाएगा, क्योंकि सुनाम एक प्रकार का दूसरा जीवन ही तो है। लीलावती नामक ग्रंथ का प्रारंभ उस समय में प्रचलित भार तथा माप की इकाइयों वर्णन से होता है। इसमें 10 गुणोत्तर प्रणाली से अंक दर्शाए गए हैं। इसमें अंक गणित की 20 संक्रियाएं, संकलन, व्यकलन, गुणन, विभाजन, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, वस्तु विनिमय आदि तथा 8 सारणियों के मिश्रण, खुदाई भंडार, शंकु की छाया, अनाज का ढेर आदि का विवेचन है। इसके अतिरिक्त इसमें द्वितीय घात के निर्धारक समीकरणों, त्रिभुजों, चतुर्भुजों, वृत्तों के क्षेत्रफल, पिरामिड आदि के घन संबंधी प्रश्न भी दिए गए हैं। कुछ प्रश्न देखिए।
प्रतिलोभन का प्रश्न। एक तीर्थयात्री ने अपनी राशि का आधा भाग प्रयाग में, शेष का 2/9 भाग काशी में, फिर शेष का 1/4 भाग सड़क कर के रूप में दे दिया। जो बचा उसका 6/10 गया में दिया और फिर उसके पास 63 शेष रहे। मुझे बताओ कि उसके पास शुरू में कितनी राशि थी। समकोण त्रिभुज का प्रश्न देखिए। एक स्तंभ की जड़ में सांप का बिल बना हुआ है तथा एक मोर उसकी चोटी पर बैठा है। स्तंभ की ऊंचाई से 3 गुना फासले पर सांप को बिल की ओर आते देखकर मोर उस पर तिरछा झपटा। झटपट यह बताओ कि ये दोनों सांप के बिल से कितने हाथ की दूरी पर मिले यदि उन दोनों ने समान फासला तय किया हो। सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ के बीज गणित खंड में वर्णित बीज गणित संबंधी अत्यंत महत्वपूर्ण खोजों व सामग्री का उल्लेख यहाँ उपादेय नहीं है। सामान्य व्यक्ति या विद्यार्थी इनको नहीं समझ सकता, केवल विशेष स्तर के विद्यार्थी इसे समझ सकते हैं। भास्कराचार्य ने पृथ्वी के आधार के संबंध में लोगों की मिथ्या धारणाओं और भ्रमों का समाधान किया तथा प्रमाण सहित सिद्ध किया कि पृथ्वी निराधार है और उसके चारों ओर विद्यमान ग्रह तथा नक्षत्र परस्पर एक दूसरे को खींचे हुए हैं। पृथ्वी धंसती नहीं है तथा अन्य ग्रहों के समान शून्य में निराधार स्थित है। उन्होंने लिखा कि सूर्य की गति क्रांति वृत्त एक समान नहीं रहती। उनका यह कथन आधुनिक अनुसंधानों से सत्य सिद्ध हुआ है। यही नहीं, उन्होंने जर्मन विद्वान केपलर के गोजे की सतह और उसके घनफल को निकालने के लिए नियम का पूरा अभ्यास कर लिया था। न्यूटन ने 500 वर्ष पहले ही उन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का विकास कर लिया था। उन्होंने लिखा, अकृष्टि शक्तिश्च मही तपायत स्वस्थम गुरु स्वामी मुखम स्वशक्यता, अर्थात भूमि में आकर्षण शक्ति है, इसलिए आकाश में स्थित भारी पदार्थों को भूमि अपनी शक्ति से अपनी ओर खींच लेती है। भास्कराचार्य के पास आधुनिक युग की शक्तिशाली दूरबीनों की तरह कोई दूरबीन नहीं थी, अतः वे केवल रात में ही बांस की नलिका की सहायता से ग्रहों और नक्षत्रों का निरीक्षण किया करते थे। वे ग्रह नक्षत्रों के उदय अस्त व गति से संबंधित अपने निष्कर्षों को पुस्तक में भी लिखते थे। उनके द्वारा स्थापित सिद्धांतों चक्रवाल, समाकलन गणित, अवकल गुणांक, तात्कालिक गति को आधुनिक वैज्ञानिक भी सत्य या सत्य के निकट मानते हैं। डॉक्टर स्पोर्टवुड ने रॉयल सोसाइटी की पत्रिका में लिखा है, भास्कराचार्य की विवेचन सूक्ष्मता उच्च कोटि की है, यह हमें स्वीकार करना होगा। उन्होंने जिन गणित ज्योतिष सिद्धांतों की स्थापना की है और वह जिस दर्जे की है उसकी तुलना हम आधुनिक गणित ज्योतिष से भी नहीं कर सकते। भारत के इस महान गणितज्ञ का 65 वर्ष की आयु में सन 1179 ईस्वी में देहांत हो गया। भास्कराचार्य की गणित विज्ञान को अनुपम देन को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने अपने एक उपग्रह का नाम भास्कर रखा है। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। भास्कराचार्य के समय भारत की परिस्थितियां कैसी थीं? उत्तर, भास्कराचार्य के समय भारत बड़ी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था। मुगलों के आक्रमण और धर्मांधता के बढ़ते प्रभाव के कारण राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का ह्रास हो रहा था। इसलिए गलत हो गई क्योंकि लीलावती की नाक की लौंग का मोती जल पात्र में गिरने से विवाह के मुहूर्त की गणना गलत हो गई, जिस कारण 1 सप्ताह बाद ही लीलावती विधवा हो गई। प्रश्न 3, लीलावती अध्याय का नामकरण किस आधार पर हुआ? उत्तर, भास्कर ने अपनी पुत्री लीलावती को सांत्वना देते हुए कहा, मैं तुम्हारे नाम से एक ऐसा ग्रंथ रचूंगा जो अमर कीर्ति बन जाएगा। इस आधार पर लीलावती अध्याय का नामकरण हुआ। प्रश्न 4, भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथों के नाम बताइए। उत्तर, सूर्य सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि, कर्ण कौतूहल तथा रसगुण ग्रंथों की रचना की। प्रश्न 4, भास्कराचार्य के जन्म स्थान के विषय में विद्वानों के क्या क्या विचार हैं? उत्तर, भास्कराचार्य का जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था, किंतु उनके जन्म स्थान के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान सह्याद्री पर्वत की घाटियों में से विज्व जड़ित ग्राम माना है, किसी ने गोदावरी के निकट विज्व जड़ित ग्राम माना है। प्रश्न 5, पारिवारिक वातावरण बालक के मन को कैसे प्रभावित करता है, उदाहरण सहित बताइए। उत्तर, जिस प्रकार भास्कर के पिता महान गणितज्ञ थे, उनके पिता का प्रभाव भास्कर पर भी पड़ा और वे एक महान गणितज्ञ बने। प्रश्न 6, ज्ञान विज्ञान के विकास के लिए राष्ट्रीय परिस्थिति का अनुकूल होना क्यों आवश्यक है? उत्तर, ज्ञान विज्ञान के विकास के लिए राष्ट्रीय परिस्थिति का अनुकूल होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे हमें शोध करने के लिए ताकत मिलती है, हमारा उत्साह बढ़ता है। तो यहाँ पर हमारा पाठ 20 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है।
अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 21 गुरु पर्व पाठ के प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।